Hi dear student, myself RK Thakur from ECC Delhi. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक्सटेंशन है। इसमें हम आज की वीडियो में डील करने वाले हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ्स सिलेबस में होता है, तो इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लेट्स सी, इस वीडियो में हम बेसिकली इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम थ्योरी लर्न करेंगे, मींस उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। उसके बाद उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको समझेंगे डियर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइम एंड डिस्टेंस, राइट। तो आज के टॉपिक में हम टाइम एंड डिस्टेंस, आज के वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, तो हम इसको भी देखेंगे, जो बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक्सटेंशन। मतलब टाइम एंड डिस्टेंस एक बार आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स पे भी आप लगभग उसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ एक्सटेंशन होता है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, राइट। सो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे। और फंडामेंटल थ्योरी क्या है? सबसे पहले हमारे पास तीन टर्म है। हमारे पास एक है डिस्टेंस जिसको हम दूरी बोलते हैं हिंदी में, और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करेंगे, राइट। यहां पे हम एस से डिनोट करेंगे। सो डिस्टेंस हमारा एस से डिनोट होगा, और एस की जो यूनिट होती है डियर स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस को हम जनरली किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, एमएम, माइल्स एटसेट्रा में डिनोट करते हैं। मतलब हमारे डिस्टेंस की जो हम यूनिट इसमें अंडरस्टैंड जो मोर कॉमनली जो हम फेस करेंगे वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, माइल्स एटसेट्रा, राइट। देन हमारा जो दूसरा टर्म है वो है टाइम। टाइम को हम डिनोट करेंगे यहां पे टी से, राइट। और टाइम के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो मोर कॉमनली हम यूज करते हैं आवर, घंटा जिसको बोलते हैं आवर, मिनट, सेकंड है, राइट। तो ये आवर, मिनट और सेकंड, ये तीन मोर कॉमनली हम यूज करेंगे टाइम के लिए, राइट। डे भी हो सकता है, डे भी हम यूज कर सकते हैं, बट डे बहुत रेयर यूज होते हैं, राइट। सो टाइम है। और थर्ड है दैट इज कॉल्ड स्पीड। थर्ड क्या हमारा स्पीड को हम वी से डिनोट करेंगे डियर स्टूडेंट, वी, राइट। और अगर आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एस डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है टी टाइम में, तो आपकी जो स्पीड होती है वो हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम है। मतलब स्पीड जो v है, स्पीड हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्पीड को v से डिनोट कर सकते हो, डिस्टेंस इज s और टाइम इज t। तो ये बहुत ही फंडामेंटल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? तो ऑब्वियसली स्पीड की यूनिट होगी जो डिस्टेंस की यूनिट होगी, और टाइम की यूनिट, दोनों का रेशियो, दोनों का डिवीजन होगा। सो ये स्पीड की जो यूनिट होगी ये डिपेंड करेगी
कि डिस्टेंस को आप किस यूनिट में ले रहे हैं और टाइम को किस यूनिट में ले रहे हैं, इन दोनों पे डिपेंडेंट है। लेट्स से हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लेते हैं और टाइम को आवर में लेते हैं, तो हमारी जो एक यूनिट स्पीड की बनेगी जो बहुत पॉपुलर है, विच इज किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की एक यूनिट किलोमीटर पर आवर, जिसको कई बार शॉर्ट में kmph बोलते हैं डियर स्टूडेंट। kmph मींस किलोमीटर पर आवर, राइट। अब अगर हमने डिस्टेंस को मीटर में लिया और टाइम को सेकंड में लिया, तो हमारी स्पीड की एक और यूनिट बनेगी विच इज मीटर पर सेकेंड, राइट। वो आपको डिसाइड करना है कि डिस्टेंस को किस में लेना है और टाइम को किस में लेना है। ये बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं स्पीड के जो बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो किलोमीटर पर आवर kmph, मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया और टाइम को फिर से सेकेंड में लिया, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है। मीटर, डिस्टेंस को मीटर में लिया और टाइम को मिनट में लिया, तो मीटर पर मिनट भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सो कुल मिला के एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपने s डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है t टाइम में, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो v इज इक्वल टू s बाई टी। अब यहां पे तीन क्वांटिटी है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। इन तीनों के बीच में ये एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन तीन में से कोई भी दो अगर मुझे पता है तो मैं तीसरा निकाल सकता हूं। कैसे? जैसे अगर s और t पता है तो v इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, s बाई टी से। अगर मुझे s निकालना है डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस अगर निकालना है s, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो जब भी मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि इसी से आया है, राइट। इसके अलावा अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो यहां से टाइम अगर निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि v नीचे आ जाएगा, s अपॉन v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर कभी भी अगर आपको टाइम निकालना हो, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको डिस्टेंस देखना है और आपकी स्पीड क्या है, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। तो ये एक ही रिलेशन है जो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम है, उसी से आप बेसिकली स्पीड भी निकाल डिस्टेंस निकाल सकते हो अगर आपको v और t पता है, आप टाइम निकाल सकते हो अगर डिस्टेंस और स्पीड पता है। सो कुल मिला के ये एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, यहां पे स्पेशली जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी और टाइम की जो यूनिट होगी, दोनों का अगर आप जिस फॉर्म में पुट करते हो वो यूनिट स्पीड की बनेगी। अगर यहां से डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड की यूनिट अगर मान लो मीटर पर सेकेंड में, तो टाइम भी सेकेंड में ही लेना होगा। सी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप शुरू में लर्न कर रहे हो, मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है s और s इज इक्वल टू v इंटू टी है, राइट, v इंटू टी। तो अगर स्पीड को आपने मीटर पर सेकेंड में लिया है तो टाइम को आपको सेकेंड में ही लेना होगा, तभी मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अगर टाइम को मिनट में लोगे तो गलत होगा, वो नहीं होगा। तो मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड है तो टाइम भी सेकेंड होना चाहिए। अगर मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया है, राइट, अगर स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर है और स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा टाइम आवर में होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, राइट। और अगर आवर में होगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि आवर आवर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली मीटर पर सेकेंड में अगर स्पीड है, टाइम सेकेंड में है, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल होकर डिस्टेंस मीटर में आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप इस छोटे से फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले को यूज करते हो, तो जो गिवन क्वांटिटी है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों की यूनिट की सिमिलैरिटी होनी चाहिए, राइट। जब आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट की सिमिलैरिटी होनी चाहिए, मतलब स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। या अगर टाइम मिनट में है तो स्पीड को भी मीटर पर मिनट होना चाहिए, एटलीस्ट नीचे मिनट होना चाहिए। सिमिलरली टाइम अगर निकालना है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर में है तो डिवाइड बाय स्पीड अगर आप करोगे तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में लेना होगा, राइट। अगर नहीं है तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो इस
पूरे टॉपिक में कई बार यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूनिट और उसका कन्वर्जन ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। यूनिट की जब हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक यूनिट का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर डियर स्टूडेंट। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर, राइट। और अगर 1 मीटर कोई पूछ दे तो, अगर 1 मीटर पूछ दे तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है। कई बार 1000 को 10⁻³ भी लिखते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 10⁻³ मीटर, राइट। नाउ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट। 1 मीटर इज ऑलवेज 100 सेंटीमीटर, ये सबको पता है। 1 मीटर इज ऑलवेज 100 सेंटीमीटर। और सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। mm में आपको पता है कि 1 मीटर इज 1000 mm। क्या पता है आपको? अगर मैं यहां पे लिखूं 1 मीटर इज 1000 mm होता है डियर स्टूडेंट, राइट। कई बार आप इसको 10⁻³ mm भी लिख सकते हो, राइट। यहां से अगर आप 1 mm निकालोगे तो 1 mm इज हाउ मच मीटर? तो 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर होगा, राइट। ओके। चूंकि 1 मीटर क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, राइट। और अगर सेंटीमीटर और mm में देखेंगे डियर स्टूडेंट, चूंकि 1 मीटर ऑलरेडी 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर इज 1000 mm। तो ऑब्वियस है कि 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1000/100 मीन्स 10 mm हो जाएगा। सो अब आपको 1 सेंटीमीटर 10 mm एक फंडामेंटल रिलेशन याद रखना है। 1 सेंटीमीटर हमेशा क्या होगा? 10 mm। या 1 mm क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1/10 सेंटीमीटर। सो कहने का ये मतलब है कि ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm इन सब में आपस में एज पर रिक्वायरमेंट आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो कुछ बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रहना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। इसके अलावा आपको ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर माइल, कभी कभी माइल्स को भी यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर होता है। 1.609 किलोमीटर होता है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर 1.61 भी ले सकते हैं। अगर 9 को 1 अज्यूम करके इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.61 किलोमीटर भी लेते हैं। आप मोटा मोटा ये याद रख सकते हो कि 1.6 भी ले सकते हैं, 1.6 किलोमीटर। वैसे मोर प्रिसाइजली 1 माइल इज 1.609 किलोमीटर होता है। सो माइल इज ऑलवेज बिगर देन किलोमीटर, राइट। सो डिस्टेंस के लिए कभी कभी ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा। 1 माइल इज 1.609 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस की जो डिफरेंट यूनिट है उसके आपस में क्या रिलेशन है कन्वर्जन में, ये आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ टाइम के लिए डियर स्टूडेंट, आवर, मिनट और सेकंड, सबको पता है कि 1 आवर इज हाउ मच? 60 मिनट्स। 1 आवर इज 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 1 आवर फिर कितना सेकंड हो जाएगा? तो 1 आवर हो जाएगा 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड होता है, मीन 60 × 60। सो यहां से आप 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा, मीन्स 60 × 60 को हम 3600 बोल सकते हैं। सो 3600 सेकेंड हमारा हो जाएगा 1 आवर। और आपको पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। 1 डे क्या होता है डियर स्टूडेंट? 1 डे इज 24 आवर, राइट। सो ये टाइम के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा स्पीड की जब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो स्पीड में अब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है कि स्पीड में एक यूनिट है किलोमीटर पर आवर और एक है मीटर पर सेकेंड।
ये दोनों बहुत कॉमन है, आपस में इसका कन्वर्जन होता रहता है, मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में। तो इसको अगर हम देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, हमें यह देखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच मीटर पर सेकेंड, हमें यह देखना है। तो वन टाइम हम कैलकुलेशन करके, अंडरस्टैंड करके, और फाइनली जो आएगा उसको माइंड में रखेंगे, क्योंकि वो बार बार आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो कन्वर्जन फैक्टर है, वो कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। लेट्स सी आपको कैसे कन्वर्ट करना है। देखो बहुत आसान है, 1 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इट मींस किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तो कैसे कर सकते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो ऑब्वियस है कि 1000 मीटर हो जाएगा। तो ऊपर किलोमीटर को आपने मीटर बना दिया। नाउ अपॉन है तो अपॉन, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। अभी हमने देखा था 3600 सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड कर दिया। तो अब ये 1 किलोमीटर पर आवर बन गया 1 × 1000 मीटर बाय 3600 सेकंड, मतलब अब ये मीटर पर सेकंड बन गया। सो अब जस्ट अपने को सॉल्व कर देना है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 5 और ये 2 से 18। सो फाइनली ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से साफ क्लियर है डियर स्टूडेंट कि 1 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज 1 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज 5/18 मीटर पर सेकेंड। और ये वन टाइम कैलकुलेशन करके आपको अपने माइंड में फिट बिठा लेना है, क्योंकि ये वैल्यू इतनी बार यूज करोगे आप, ये कन्वर्जन फैक्टर इतनी बार आपको यूज करना होगा कि आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। क्या 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो सिमिलरली अगर मैं 1 मीटर पर सेकेंड बोलता हूं तो 1 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5। 1 अपॉन 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से ये दो कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। मींस किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा डियर स्टूडेंट। इसीलिए ये दो चीज आपको माइंड में बिठा के रखनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, लेट्स से हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर है, मुझे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 5/18। अब 2 से ये 9, 2 से ये 10, ये हो जाएगा 50/9 मीटर पर सेकेंड। सिंपल लाइक दिस। और अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है और इसको हमें यह पता करना है कि इट इज हाउ मच किलोमीटर पर आवर, तो बहुत आसान है। 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 × 18/5 दिस मच किलोमीटर पर आवर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में क्विकली कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है आपको आपके क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, लाइक टाइम एंड डिस्टेंस में। इसीलिए ये आपको याद रखना है। सो दिस 5/18 फॉर किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड, और 18/5 इफ यू आर कन्वर्टिंग मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, राइट। बाकी ये तो बहुत ही कॉमन है, इसीलिए मैंने करके दिखा दिया। बाकी कन्वर्ट करने का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ऐसे होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड बनाना है, इट मींस किलोमीटर को मीटर बनाना है, आवर को सेकंड बनाना है। तो ये लॉजिक अगर आपको क्लियर होगा तो कुछ अदर यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 मीटर
पर मिनट है डियर स्टूडेंट, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है, इट इज हाउ मच सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसान है, मीटर को मुझे सेंटीमीटर बनाना है और मिनट को हमें सेकेंड बनाना है। तो लेट्स सी, 1 मीटर पर मिनट को 1 इंटू मीटर को मुझे सेंटीमीटर बनाना है, तो 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर कर दिया, स्लैश है अपॉन मिनट को सेकंड बनाना है, 1 मिनट इज 60 सेकंड। तो बन गया अब ये 0 से ये 0 कैंसल, 2 से ये 5 और ये 3, तो ये हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्लियर हो गया कि 1 मीटर पर मिनट इज हाउ मच 5/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना होगा कि इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। सबके लिए 5/18 और 18/5 तो हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा यूजेस है इसलिए। बट कन्वर्ट करने का कैसे तरीका है, ये जो अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है अच्छे क्वेश्चन में, जहां पे आपको 5/18 और 18/5 हेल्प नहीं करेगा, वहां पे कुछ अलग यूनिट होगी, तो वहां पे आपको ऐसे डील करना है, राइट। जैसे 1 माइल पर आवर, इसको मुझे मान लो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, ऊपर वाले माइल को खाली किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, बाकी नीचे आवर तो आवर में ऑलरेडी है, आवर तो ऑलरेडी आवर में है। तो हमें क्या करना है, 1 माइल अभी हमने पढ़ा है 1.609 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, 1.609 किलोमीटर पर आवर। बट यहीं पे अगर ये किलोमीटर पर आवर की जगह पे पूछ दे कि हाउ मच मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसा पूछ दे 1 माइल पर आवर इज हाउ मच मीटर पर सेकेंड, तो कोई नहीं, माइल को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 माइल को पहले किलोमीटर में बना लेते, तो 1.609 तो किलोमीटर होगा, और फिर किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना मीटर हो जाएगा, अपॉन आवर है, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, ये वाला जो है ना, इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा दैट मच मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। सो कुल मिला के ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया, ये यूनिट कन्वर्जन का है। कई बार कुछ क्वेश्चंस में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता है और ऑल द टाइम आप 5/18 और 18/5 को याद करके रखोगे तो वो हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है कि हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपने लर्न कर लिया, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में जो रिलेशन है, और इसमें दो अगर पता है तो तीसरा कैसे फाइंड करते हैं, और यूनिट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस में एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड। ये क्या है डियर स्टूडेंट, एवरेज स्पीड को हम डिनोट करेंगे v/बार। एवरेज स्पीड जिसको बोलते हैं औसत चाल, हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। ये एवरेज स्पीड का लॉजिक कहां पे आता है, तो आप इसको ऐसे समझो कि जब आपकी पूरी जर्नी में आप अलग अलग स्पीड यूज करते हो या अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हो, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। मान लो किसी को 100 किलोमीटर जाना है, तो शुरू के 40 किलोमीटर मान लो वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, और शुरू के 40 किलोमीटर वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, और जो बाकी का 60 किलोमीटर है वो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। तो ये पूरी जर्नी जो 100 किलोमीटर का हुआ, उसमें शुरू के 40 में वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और बाकी के 60 किलोमीटर में वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो इस पूरी जर्नी में उसकी 2 स्पीड हो गई। तो हमें इन दोनों स्पीड के बदले एक सिंगल स्पीड फाइंड करना है, जो बेसिकली उस पूरे जर्नी के लिए कंसीडर किया जाएगा, और वो सिंगल स्पीड बेसिकली एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड हमेशा वहां पे एप्लीकेबल होता है जहां पे पूरी जर्नी में अलग अलग स्पीड यूज की गई हो। मतलब कई बार इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो एक स्पीड हो सकता है, और उससे रिटर्न होने की का दूसरा स्पीड हो सकता है।
तो उस केस में भी एवरेज स्पीड हो जाएगा, क्योंकि जाने में एक अलग स्पीड है, रिटर्निंग में क्या है, अलग स्पीड है। तो इस पूरे जर्नी में, टू एंड फ्रो जो जर्नी हो रही है, इस पूरी जर्नी में उसका एक एवरेज स्पीड काउंट होगा, क्योंकि दो स्पीड है यहां पे, तो इन दोनों के बदले एक सिंगल स्पीड हम काउंट करते हैं। तो जनरली उसी केस में एवरेज स्पीड हम बेसिकली लर्न करते हैं जहां पे पूरी जर्नी में अलग अलग स्पीड यूज की गई हो। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। वैसे भी स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पे एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस, उस पूरी जर्नी में जो टोटल डिस्टेंस है। जैसे टू एंड फ्रो जर्नी है तो जाने का भी डिस्टेंस प्लस आने का भी, दोनों का सम हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम टेकन, उस पूरी जर्नी में जो जितना टाइम लगा है वो नीचे टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, राइट। सो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है और इसकी हेल्प से बेसिकली हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एवरेज स्पीड कभी भी ऐसा नहीं होता कि मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से गया और दूसरे डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, तो एवरेज स्पीड कभी भी 50 + 60/2 नहीं होगा, जो कि जनरली स्टूडेंट समझ लेते हैं कि एवरेज का मतलब है दो चीज का एवरेज क्या है, दोनों का सम 2 से डिवाइड कर दिया। नो, यहां पे हमें ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और वहां पे जो भी टोटल डिस्टेंस बन रही होगी वो टोटल डिस्टेंस, और उस पूरे टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा होगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अपने को एवरेज स्पीड मिलेगा। तो ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, इसको भी हम देखेंगे। फॉर्मूला ये हो गया डियर स्टूडेंट, एवरेज स्पीड। ओके, सो डियर स्टूडेंट एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली आपको पहले से पता होना चाहिए। वो ये है कि मान लो ये एक स्टेशनरी ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ऑब्वियसली ब्रिज स्टेशनरी ही होता है, ब्रिज मतलब पुल की लंबाई L है, राइट। ये पुल जो ब्रिज है उसकी लंबाई L है, और एक पर्सन है, कोई एक पर्सन जिसकी स्पीड क्या है, v मीटर पर सेकेंड है, और ये इस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये मान लो रन कर रहा है और कितने स्पीड से रन कर रहा है, v मीटर पर सेकेंड से, तो ये पर्सन इस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। क्रॉस करने का मतलब है कि अभी ये अगर इस लेवल पे है, क्रॉसिंग का मतलब है कि फाइनली वो यहां पे आ जाएगा, मतलब इसकी इस वाले टर्मिनल को क्रॉस कर जाएगा। तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, तो वो अगर फाइंड करना है, मींस टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, इस पर्सन द्वारा इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इस पर्सन को इस ब्रिज के लंबाई के बराबर के डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में वो इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इस पर्सन को इस ब्रिज की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में वो क्रॉस कर लेगा ब्रिज को। सो टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, टाइम निकालना, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिज की लेंथ विच इज L, और स्पीड क्या है हमारा, इसकी v, तो L/v सेकेंड हो जाएगा, अगर मैं L मीटर ले लूं तो, राइट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहने का ये मतलब है कि कई बार स्टेशनरी चीज है और उसको क्रॉस करने में, जैसे प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करने में इस पर्सन को कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उस प्लेटफॉर्म की लेंथ या ब्रिज की लेंथ अपॉन इसकी स्पीड, राइट। यहां पे एक और चीज आपको देखना होगा डियर स्टूडेंट, कि अभी ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, मतलब इसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है। लेकिन अगर इस केस में इसकी खुद की अगर कोई लंबाई हो तो क्या होगा, अगर इसकी खुद की भी अपनी लंबाई हो तो क्या होगा, मींस उस केस में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज। तो उस केस में बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मान लो ये ब्रिज है, ये मान लो एक ब्रिज है और ये एक ट्रेन है, मान लो ये एक ट्रेन है मान लो,
ये एक ट्रेन है और इस ब्रिज की लंबाई है मान लो L1 ले लेते हैं, L1 मीटर, और इस ट्रेन की अब लंबाई होगी, ट्रेन की भी लंबाई ले लेते हैं हम L2 मीटर, राइट। और ये ब्रिज तो स्टेशनरी है और ट्रेन की स्पीड है मान लो V मीटर पर सेकेंड, राइट। ट्रेन की स्पीड क्या है? V मीटर पर सेकेंड। तो अब इस ट्रेन को, इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करोगे तो फिर से वही होगा कि ट्रेन को अगर इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो पहले तो इसकी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, देन उसको अपनी लेंथ के बराबर उसमें ऐड करके जो डिस्टेंस आएगा उतने डिस्टेंस को अगर क्रॉस करेगा तब इस ब्रिज को क्रॉस किया हुआ माना जाएगा। आप खुद सोचो, अभी वो शुरू में ये ट्रेन आएगी इस पोजीशन में, फिर फाइनली ट्रैवल करेगी इसकी लेंथ के बराबर, फिर लेंथ के बराबर ट्रैवल करेगी और फिर उसकी अपनी लेंथ, ये ट्रेन की लंबाई है मान लो, तो सबसे पहले ट्रेन इस पोजीशन में होगी, इस पोजीशन में होगी, राइट। ट्रेन इस पोजीशन में होगी, यहां से टाइम काउंट होगा, क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा काउंट होना। तो सबसे पहले तो इस ट्रेन को इसकी खुद की ये जो लेंथ है ब्रिज की लेंथ और प्लस इसकी खुद की जो लंबाई है, उसकी खुद की लंबाई, दोनों का सम, दोनों को ऐड करेंगे, उतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को, वही बेसिकली ब्रिज का क्रॉसिंग टाइम होगा। मींस यहां पे ब्रिज की लेंथ और उस ऑब्जेक्ट की, मींस ट्रेन की यहां पे लेंथ सम हो जाएगी और वो डिस्टेंस माना जाएगा, और स्पीड तो इसकी v है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे अगर डियर स्टूडेंट टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, टाइम टेकन बाय ट्रेन जैसे ही बोलेगा तो उसकी लेंथ कुछ होगी, टू क्रॉस द ब्रिज, ये क्या हो जाएगा? तो L1 डिस्टेंस, तो यहां पे L1 प्लस L2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों की लेंथ सम हो जाएगी, L1 प्लस L2 बाय स्पीड क्या है? V, तो दिस मच सेकेंड हो जाएगा। सो कुल मिला के आपको यह समझना है कि इस केस में दोनों की लेंथ सम हो जाएगी अगर आप क्रॉसिंग टाइम निकालें कि कितने टाइम में वो क्रॉस हो जाएगा, राइट। तो ये एक दो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने शुरू में अपने माइंड में बिठा के रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप डील करोगे तो आपके माइंड में ये लॉजिक डेवलप हो जाना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, राइट। और अभी हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को डील किया है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी स्टेशनरी है, हालांकि इसमें ये मूविंग भी हो सकता है जो कि हम अभी आगे देखेंगे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक और स्पीड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड। ये क्या है? ये क्या है रिलेटिव स्पीड? तो देखो, रिलेटिव स्पीड बेसिकली ये वर्ड तभी आएगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में स्पीड हो, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की अपनी स्पीड हो और फिर एक का स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड करना हो। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेन आ रही है इधर से एक स्पीड से और दूसरी उसको अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे स्पीड से आ रही है, तो उस केस में हमेशा एक ट्रेन का दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर स्पीड निकालोगे तो वो हमेशा रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव, देखो, एक होता है एब्सोल्यूट स्पीड, फर्स्ट ट्रेन की अपनी स्पीड है v1, दूसरे ट्रेन की स्पीड है v2, ये दोनों उसकी एब्सोल्यूट स्पीड है, राइट। बट अगर फर्स्ट का स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा वो स्पीड हमेशा रिलेटिव स्पीड होता है। तो रिलेटिव स्पीड का भी लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, और रिलेटिव स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फिजिक्स में इसको काफी पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे बारिश हो रही है तो बारिश में पानी की बूंद की अपनी एक स्पीड है, हवा जो चल रही है उसकी अपनी एक स्पीड है, तो उन दोनों के रेस्पेक्ट में एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर स्पीड निकालोगे तो वो रिलेटिव स्पीड होगा। और रिलेटिव स्पीड का बेसिकली जिसको हम वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी और फिर रिलेटिव वेलोसिटी किस एंगल पे एक्ट कर रहा है उसी एंगल पे हम छाता को लगाते हैं जिससे कि हम बारिश से बच सके। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव स्पीड हमेशा दो मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालना हो
तो रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। अगर आपने इसको ऐसा भी आप समझ सकते हो, अगर आप बस में बैठे हो और बस में मूविंग बस में बैठ के अगर आप किसी पेड़ को देखोगे, किसी ट्री को देखोगे, तो ट्री चलता हुआ फील होता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि ट्री स्टेशनरी है, तो वहां पे बेसिकली रिलेटिव स्पीड है। जब आप देखते हो तो आप मूविंग हो, आप बेसिकली बस में बैठ के मूव कर रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में जो ट्री है उसकी स्पीड आपको पता दिखती है, और वो स्पीड हमेशा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी मूविंग के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ रिलेटिव स्पीड हो जाती है, तो वो आपको रिलेटिव स्पीड से मूव करता हुआ फील होता है। तो क्या है रिलेटिव स्पीड? को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट? ये होता है डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये v1 स्पीड से ट्रैवल, या इसको आप ऐसे समझ सकते हो रिलेटिव स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब ये रिलेटिव स्पीड दो केस में फाइंड कर सकते हैं। पहला, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो, और दूसरा जब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो। जैसे मान लो सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहा है, और एक है ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब ट्रेन का ही एग्जांपल ले लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो यहां पे अगर हम सेम डायरेक्शन में, मान लो ये एक ट्रेन है और इसकी स्पीड है v1 और इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है, और दूसरी ट्रेन है जो उसी डायरेक्शन में v2 स्पीड से ट्रैवल कर रही है। सो अगर डियर स्टूडेंट, अगर ये एक ट्रेन है जो कि v1 स्पीड से ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में अगर दूसरी ट्रेन v2 स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड हमेशा दोनों के स्पीड का माइनस हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है v1 माइनस v2। और ऑपोजिट डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे, ये ट्रेन मान लो v1 स्पीड से इधर ट्रैवल कर रही है, और ये ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में v2 से ट्रैवल कर रही है, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यहां पे रिलेटिव स्पीड ऑब्वियस है कि दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, v1 प्लस v2, मतलब दोनों की स्पीड से ज्यादा, मतलब दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, और यहां पे क्या है? दोनों का माइनस हो जाएगा। इसको आप फील भी कर सकते हो, अगर आपने देखा होगा कि दो ट्रेन जब एक दूसरे के ऑपोजिट आती है, तो जब एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस करती है तो काफी हाई स्पीड से क्रॉस करती हुई फील होती है। ऐसा क्यों? मतलब एक फास्ट ट्रेन मूव कर रही है और उधर से लोकल ट्रेन भी आती है, तो लोकल ट्रेन भी बहुत फास्ट दिखती है, स्पीड फील होती है। क्यों? क्योंकि उस केस में जब आप देखते हो तो रिलेटिव स्पीड आपको दिखता है उस ट्रेन की, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? अगर वो 40 की स्पीड से भी मूव कर रही है और दूसरी ट्रेन मान लो 60 की स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन ऑपोजिट की वजह से 60 प्लस 40 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको फील होती है, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड सम हो जाता है। तो ये आपने फील भी किया होगा, राइट? इवन अगर आप देखोगे, ये एक ट्रेन है, ये v1 स्पीड से मूव कर रही है और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है मान लो, तो अगर इस ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ दिस, हालांकि इसकी ये स्टेशनरी है लेकिन इसका रिलेटिव स्पीड बोल रहा हूं, रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन इज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, इसकी खुद की स्पीड तो 0 है, और ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस v1, मतलब ये जिस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में v1 स्पीड से पीछे छूटती हुई फील होती है। और यही बेसिकली पेड़ पौधों में फील होता है। जब आप मूविंग ट्रेन या बस में होते हो तो आपको जो ट्री है बेसिकली ट्रेन के स्पीड के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर पीछे छूटती हुई फील होती है। तो यहां पे किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का भी जब आप रिलेटिव स्पीड निकालते हो तो वो बेसिकली उसकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है। सो यहां पे आपको ये याद रखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में सम हो जाता है रिलेटिव स्पीड, और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है। और जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट
का केस हो तो वहां पे आपको रिलेटिव स्पीड बेसिकली यूज करना है। स्पीड की जगह क्या यूज करना है, रिलेटिव स्पीड यूज करना है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम रिलेटिव स्पीड को लर्न करने के बाद अब हम दो ट्रेन जिसकी लंबाई, एक की लंबाई L1 है और उसकी स्पीड V1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है, L2 है और उसकी स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में V2 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें निकालना है कि टाइम कितना लगेगा फास्टर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में। मतलब जो ऑब्वियसली फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी, तो टाइम टू क्रॉस स्लोअर ट्रेन बाय फास्टर ट्रेन, ये बेसिकली टाइम निकालना है। तो टाइम यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों की लेंथ का सम, जो कि ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, L1 प्लस L2, दोनों की लेंथ का सम, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमेशा यहां पे रिलेटिव स्पीड होगा डियर स्टूडेंट, और रिलेटिव स्पीड मैंने पहले ही बता दिया कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो माइनस हो जाता है। तो मान लेते हैं यहां पे कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, राइट, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ऑब्वियस है, अगर मान लो ये V1 छोटा होगा और V2 छोटा होगा, V1 बड़ा होगा, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। सो कुल मिला के ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे के दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा वो दोनों के लेंथ का सम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ये कौन सा स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड है आपका, और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस हो गया। ये चीज आपको याद रखना है। बट यही केस अगर ऑपोजिट के केस में हो, मान लो ये एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है मान लो L1 और ये V1 स्पीड से ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, बट एक दूसरी ट्रेन है जो कि इसकी लंबाई क्या है, L2, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में V2 स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो यहां पे टाइम टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, यहां पे फास्टर और स्लोअर नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो टाइम टू क्रॉस ईच अदर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे ऑब्वियसली टाइम को क्या करना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, दोनों की लंबाई का सम, अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड, चूंकि ऑपोजिट में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम, सो V1 बाई V2 हो जाएगा। ये चीज, ये दो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम दिमाग में रखना है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड है, राइट। तो ये चीज आपको समझना है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, लेंथ का सम हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। नीचे रिलेटिव स्पीड, ये चीज याद रखना है, राइट। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर होगा तो बेसिकली लेंथ ऊपर में सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी। अगर एक ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल को या किसी पॉइंट को, किसी फ्लैग को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई अपॉन उसकी स्पीड हो जाएगी, राइट। बट अगर लेंथ दोनों में है तो दोनों के लेंथ का सम होगा, और स्पीड अगर दोनों में स्पीड है तो रिलेटिव स्पीड होगा, और ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और ये कॉन्सेप्ट है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, उसके स्पीड का रेशियो स्पीड ऑफ 1 इज टू स्पीड ऑफ 2। अगर मान लो ये A इज टू B है, राइट। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट, एक फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट के स्पीड और सेकंड के स्पीड का रेशियो अगर A इज टू B है, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में दोनों को जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो क्या होगा। सो देयरफॉर फॉर सेम डिस्टेंस ट्रैवल जो टाइम का रेशियो होगा, मतलब टाइम ऑफ फर्स्ट इज टू टाइम ऑफ सेकंड, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि स्पीड हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। देखो ये 1 हो जाता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर स्पीड का जो रेशियो होगा तो टाइम का जो रेशियो होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। मींस 1/a इज 1/b, जिसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो b/a। तो मतलब उल्टा हो जाता है, ये b/a हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो a/b है तो जो टाइम टेकन का रेशियो होगा वो b/a हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, फॉर सेम डिस्टेंस। और ये कैसे आया, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्लियर है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका जस्ट इनवर्स होगा। मींस 1/a 1/b, इसको आप b/a लिख सकते हो। तो उल्टा हो जाता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक लास्ट बट इंपॉर्टेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करना है। वो ये कह रहा है कि मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, राइट। ये बी पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट मान लो ए से स्टार्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में और बी से स्टार्ट कर रहा है सेम टाइम में, बी से सेम टाइम में एक अनदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब ये दोनों किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। मान लो ये यहां पे है और ये मान लो यहां पे आ गया, तो ये मीट कर गया। मीट करने के बाद सबसे पहले याद रखना, ए से फर्स्ट बॉडी स्टार्ट हो रहा है या फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हो रही है, बी से सेकंड ट्रेन स्टार्ट हो रही है और दोनों सेम टाइम में स्टार्ट हो रही है। दोनों सेम टाइम में एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही है। और जब वो एक दूसरे को मीट करेगी, उस मीटिंग टाइम के बाद अगर ए को फर्स्ट बॉडी को बी तक पहुंचने में मान लो ए सेकंड लगता है। ए को मीट करने के बाद, ए और बी जहां पे मीट होगा वहां से फिर फाइनली बी तक पहुंचने में ए सेकंड लगता है। और जो सेकंड बॉडी है जो बी से मूव किया वो मीट करने के बाद फिर उसको ए तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, मान लो 20 सेकंड लग रहा है। ये कंडीशन दी हुई है। क्या है कंडीशन, दोनों सेम टाइम में एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट करते हैं। मीटिंग टाइम के बाद फर्स्ट बॉडी को बी पे पहुंचने में ए सेकंड लग रहा है और सेकंड ट्रेन या सेकंड बॉडी को मीट करने के बाद ए पे पहुंचने में बी सेकंड लगता है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी इज टू स्पीड ऑफ सेकंड बॉडी या सेकंड ट्रेन बोल सकते हो, बॉडी या ट्रेन। स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी और ट्रेन अनुपात इज टू स्पीड ऑफ सेकंड बॉडी और ट्रेन भी ले सकते हो। दैट विल बी, ये हो जाएगा √b इज टू √a। ये एक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, ये एक शॉर्टकट है जो कि आपको याद रखना है। इसी केस में अप्लाई होगा। जनरली दो प्लेटफॉर्म से दो स्टेशन से मान लो एक ही टाइम में दो ट्रेन मूव कर रही है, दो ट्रेन मूव करती है और जब एक दूसरे को एक पर्टिकुलर टाइम में मीट करती है, फिर मीट करने के बाद फर्स्ट ट्रेन को अगर मान लो ए सेकंड लग रहा है ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने में और जो सेकंड ट्रेन है उसको मीट करने के बाद बी सेकंड लग रहा है फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचने में, तो दोनों के स्पीड का रेशियो √b इज टू √a हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है, इसको भी हम यूज करेंगे। सो इसको करने के बाद आपका लगभग जो हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी है ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको थ्योरी अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे जो कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स का कंप्लीट थ्योरी अंडरस्टैंड करने के बाद आई होप कि इस थ्योरी को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इस थ्योरी को बेस बना के फाइनली जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उसको ट्राई करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेसिकली हम उसमें सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कीपिंग इन व्यू कि ये वाला जो वीडियो है ये आपने अच्छे से लर्न किया है। सो
इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।